पिछली बार हम ने व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत में एक विषय पे चर्चा की थी, जिस विषय का संबंध था हमारे पैमानों के प्रतिफल से। और आज भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक मुख्य विषय जिसका शीर्षक है बाजार की विफलता, जिसे अंग्रेजी में हम मार्केट फेलियर कहते हैं। और बाजार की विफलता के साथ-साथ हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि सार्वजनिक वस्तुएँ क्या होती हैं, सार्वजनिक वस्तुओं का क्या अर्थ है और किस प्रकार बाजार की विफलता में राज्य का क्या भूमिका है, उसके विषय पे हम गहन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो शीर्षक है इस यूनिट का, बाजार की विफलता, विफलता को हम असफलता के एक शब्द से भी देख सकते हैं, या इसको अंग्रेजी में अगर इसको और विस्तार में देखा जाए, तो इसको हम कहते हैं मार्केट फेलियर हैं। तो इस इकाई में हम इन विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। तो अब प्रस्तुति के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये विषय जो हम समझ रहे हैं आज, जो अवधारणाएं हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। फिर हम इस विषय के परिचय पर आएंगे कि किस प्रकार अन्य अनेक प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने और विचारकों ने कैसे इसको बाजार की अवधारणा को कैसे समझा है। फिर मान्यताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जब किसी भी अवधारणा को हम अर्थशास्त्र में समझते हैं या पढ़ते हैं, उसके पीछे कुछ अजम्पशंस होते हैं, उन्हें हम मान्यताएं कहते हैं, या वो अजम्पशंस जो हैं प्री नोशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उनकी कुछ एक मान्यताएं हैं, या नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, उनकी कुछ मान्यताएँ हैं, या जो कल्याणकारी अर्थशास्त्री हैं, उनकी कुछ मान्यताएँ हैं, कीन्सियन अर्थशास्त्री, उनकी कुछ मान्यताएँ हैं। तो उन सब मान्यताओं के बारे में भी एक बात करेंगे कि जो ये बाज़ार की असफलता की जो अवधारणाएँ हैं, वो अर्थशास्त्रियों की अवधारणाओं से कैसे सम्मिलित की जाती हैं। उसके बाद हम विभिन्न अवधारणाओं की परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे कि उनको आखिर हम कैसे एक छोटे शब्दों में या बड़े शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, किसी भी आर्थिक जब हम सिद्धांत को पढ़ते हैं या समझते हैं, कि उसकी वास्तविक जीवन में क्या उपयोगिता है और उन अवधारणाओं का क्या मूल्य है या उदाहरण क्या है। तो जैसे कि हमने समझा था पिछली बार भी कि अब पैमाने के प्रतिफल में कि बहुत सारे ऐसे नियम या कायदे हैं अर्थशास्त्र के, जो वास्तविक जीवन में आप उसका उपयोग देखते हैं, या सरकार द्वारा उस नीति निर्माणों में उसकी जो बाजार की विफलता है, उसका जो मैक्रो इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव में क्या रोल है। देखिए, ये विषय व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसमें आप एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, जिसमें आप एक छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, है ना? छोटी-छोटी अवधारणाओं को स के बारे में जानते हैं, उनके नियमों के बारे में जानते हैं। पर इन नियमों का उपयोग जो है, वो मैक्रो इकोनॉमी में होता है, यानी कि वास्तविक जो हम जिस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ हैं, मैक्रो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, वेलफेयर इकोनॉमी में, तो वहाँ से हम इनके उदाहरणों को समझेंगे। और अंत में कुछ एक आलोचनात्मक प्रश्न जो हम डिस्कस करेंगे, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, और हम ये जानेंगे कि उन प्रश्नों से हम कैसे फिर इस अवधारणाओं को और ज़्यादा पुष्ट कर सकें और ज़्यादा विकसित कर सकें। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि बाज़ार की विफलता है क्या? देखो, यहाँ पर ये समझना बड़ा आवश्यक है कि बाज़ार की विफलता का अर्थ ये नहीं है कि बाज़ार फेल हो गया या बाज़ार असफल हो गया। अर्थशास्त्र में बाजार उस स्थिति को कहते हैं, या उस जगह को कहते हैं, या उस अवधारणा को कहते हैं जहां पर मांग और पूर्ति आपस में एक दूसरे से संतुलन पैदा करते हैं। और ये मांग और पूर्ति का संतुलन ही क्या करता है, किसी भी जो हमारी वस्तु है या सेवा है, उसका वितरण करता है। तो बाजार असफल तब होता है जब किसी वस्तु या सेवा का वितरण इष्टतम ना हो, ऑप्टिमम ना हो। इसको मैं एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बाज़ार है, और वो बाज़ार हमारा दवाओं का है। दवाओं के बाज़ार में एक हमारे बाज़ार के जो पूर्तिकर्ता हैं, जो दवा उत्पादित करते हैं, वो हमारे पूर्ति देते हैं, वो पूर्ति पक्ष आ गया। और दूसरी तरफ क्या है, जिन्हें दवाओं की आवश्यकता है, और वो कौन है? जिन्हें दवाओं की आवश्यक अस्पतालों में उनको दवाओं की जरूरत है, या कुछ जीवन रक्षक दवाओं की जरूरत है, तो वो सारे कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, वो क्या है, वो उसके मांग करते हैं। तो हम आम उपभोक्ता हो गए। अब अगर ऐसा होता है कि दवाओं का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाए, या दवाओं का उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाए,
ज़्यादा होना और कम होना दोनों दोनों संभावनाएँ हैं। देखिए, अगर दवाओं का उत्पादन कम हो गया और जिन्हें दवाओं की वास्तविक आवश्यकता है, उनको नहीं मिल पाया या उनको दवाएँ नहीं पहुँच पाई, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ये बाज़ार जो है असफल रहा। तो बाज़ार असफलता पैदा करने से नहीं होती, बाज़ार असफलता होती वितरण करने से। जैसे कोविड के दौरान जब कोविड महामारी आई थी, तो हमारे जो लोगों को ज़रूरत थी ऑक्सीजन सिलेंडर की। अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर एक जगह तो बन नहीं रहा है, पूरा एक बाजार है उसका, तो वहां पर उसकी मांग हुई और पूर्ति हुई, और मांग और जब पूर्ति में असंतुलन आया, असम में आया, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो ऑक्सीजन सिलेंडर जिनको नहीं मिल पाया और उन्होंने उसके अभाव में अपनी जान गंवा दी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जितने लोगों को मांग थी उतनी वो पूर्ति बाजार सक्षम करने में नहीं रहा कोविड के दौरान भारत में। इष्टतम, इष्टतम का मतलब है ऑप्टिमम। तो ये चीज जो है हमारी क्या कहलाती है, बाजार विफलता। दूसरा क्या होता है बाजार विफलता, एक तो मैंने मांग पक्ष से बताया, दूसरा जो बाजार पक्ष आता है वो आता है पूर्ति पक्ष से। अब इसको भी बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पार्क है, वो पार्क जो है सरकार ने बनाया कि लोग वहां पर जाएं और टहलें। अब उस पार्क में सरकार ने कोई शुल्क नहीं रखा है, बहुत सारे सरकार ने पार्क बनाए। देखिए, यहाँ पर भी एक बाजार है। किसी भी वस्तु या सेवा को जब हम लोगों को देते हैं, तो वो बाजार के अंतर्गत आ जाता है। अभी हम इसके आगे भी इस बात पे और चर्चा करेंगे कि सार्वजनिक वस्तु, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बाजार की विफलता समझाने के लिए वो उदाहरण दे रहा हूँ कि एक पार्क है और उस पार्क का रख-रखाव क्या है कि सरकार द्वारा किया जाता है। अब सरकार क्या कहती है कि ठीक है, वो पार्क हमने दिया है, वो पार्क निःशुल्क है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आए और वहाँ पर जाए और बैठे, शाम के टाइम बैठे या सुबह के टाइम बैठे। इस तरह के शहर में सरकार बहुत सारे पार्क होंगे। अगर उस पार्क को जो लोग हैं, जो वहाँ पार्क पे जाते हैं, कूड़ा-कचरा फैलाते हैं या पार्क में गंदगी फैलाते हैं, दुरुपयोग करते हैं पार्क में, तो क्या होगा? सरकार का पार्क को मेंटेन करने का खर्चा बढ़ जाएगा और बाद में सरकार को पार्क जाने वाले लोगों पर शुल्क लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक बाज़ार असफलता का उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या था कि जब पूरी ना हो पाए, जैसे कोविड में जितने लोगों को आवश्यकता थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, उनको नहीं मिल पाया, बाजार उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में फेल रहा, तो लोगों की जान चली गई। दूसरा उदाहरण क्या है, पूर्ति पक्ष की तरफ से कि सरकार ने तो सभी लोगों के लिए पार्क दे दिए, लेकिन अब क्या है, वो पार्क का रख रखाव लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है या वहां पे प्रदूषण फैलाया जा रहा है, गंदगी फैलाई जा रही है, तो भी क्या होगा, सरकार को पार्क को रख रखाव करने का खर्चा बढ़ जाएगा और अंततः क्या होगा, आपने देखा होगा, अभी होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहां पर शहरों में जब पार्क होते हैं और जब वो पार्क में लोग कूड़ा कचरा डालना शुरू करते हैं, तो अंत में वो पार्क अपने सौंदर्य से हटके वो कूड़ा कचरा केंद्र बन जाता है। तो अगर किसी वस्तु का ऐसे भी दुरुपयोग किया जाए, तो उसको भी हम बाजार विफलता के अंतर्गत लाते हैं। मैं आगे समझाऊंगा इसको, इसको हम कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो ये हमारे आगे है, लेकिन हाँ, आप ये जरूर समझिए कि संसाधनों के और वस्तुओं के अक्षम आवंटन को बाजार विफलता कहते हैं। अक्षम का मतलब जितने लोगों की आवश्यकता थी वहां तक वो नहीं नहीं पहुंच पाया, चाहे वो निजी वस्तु हो, चाहे वो सार्वजनिक वस्तु हो। तो दोनों अर्थों में हम बाजार की विफलता को समझ सकते हैं। अच्छा, अब आने अगली वाली जो हम स्लाइड है, इसमें इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर बाजार विफलताओं के सामान्य प्रकार क्या हैं और इसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले बाजार विफलताओं के कारणों में एक चीज होती है, उसे हम कहते हैं नकारात्मक बाध्यताएं। नकारात्मक बाध्यताएं का अर्थ है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। थोड़ा सा आपको इसको अंग्रेजी में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नलिटी अंग्रेजी का टर्म है, उसका हिंदी अनुवाद बाध्यताएं हैं और उससे आप बेहतर थोड़ा सा नहीं समझ सकते, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अंग्रेजी में भी थोड़ा सा यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, निगेटिव एक्सटर्नलिटी। निगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या है? निगेटिव एक्सटर्नलिटी, जैसे मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल दिया, जो पिछला उदाहरण दिया, वहां पे समझा है कि एक पार्क का मेंटेनेंस में लोग गंदगी कर रहे हैं, तो सरकार के पार्क के रख रखाव का खर्चा बढ़ जाएगा, हो सकता है अंतर्गत अथवा पार्क बंद हो जाए। लेकिन निगेटिव एक्सटर्नलिटी का अर्थ ये होता है कि ऐसी चीज या ऐसा उत्पादन या ऐसी कोई क्रिया, क्रिया का मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जो डायरेक्टली उत्पादन से रिलेट ना हो, लेकिन वो
बाजार की विफलताओं का कारण हो या किसी भी चीज के प्रोडक्शन को गिराने में, कॉस्ट को बढ़ाने में, या उसके हो सकता है कि उससे डिलेट बिल्कुल नहीं कर रही हो, लेकिन वो उस चीज को इतना इम्पैक्ट कर दे वो चीज बंद हो जाए। इसको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। देखिए, प्रदूषण भी एक नेगेटिव एक्सटर्निटी है। कैसे? समझिए। भारत में शिमला, मसूरी, नैनीताल जगह लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक? अब उन जगहों पर हमारे पास होटल सीमित है। मान लीजिए कि 300 होटल हैं और 300 होटल शिमला में बुक हो गए। अब क्या होता है कि जब वो 300 होटल शिमला में बुक हो गए और अगर उस 300 से ज़्यादा लोग और आएँगे, तो क्या होगा कि शिमला में वो प्रदूषण फैलाएँगे, क्योंकि भाई एक सीमा से ज़्यादा लोग जाएँगे। होटल ज़्यादा बुक होगा, वहाँ पर भार पड़ेगा पहाड़ पर। जब पहाड़ पर भार पड़ेगा तो पहाड़ दरकेंगे भी। तो पहले तो क्या हो रहा है कि वहाँ के लोगों को तो रोज़गार मिल रहा है, वो उन्होंने होटल खोल दिए, वहाँ पे हैं लोग, जा रहे हैं। लेकिन जो बाकी जो लोग आ रहे हैं, वो डायरेक्टली तो होटल इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं। टैक्सी वाले या सारे जो लोग आ रहे हैं, तो ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? वहाँ का एनवायरनमेंट खराब होगा, पहाड़ दरकेगा, हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा भी आ जाए। तो ये देखिए कि ये होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नकारात्मक बाधाएँ। इसका एक दूसरा उदाहरण भी देता हूँ, तब आप और अच्छे से समझ जाओगे। चीनी बनाने के लिए हमें गन्ना चाहिए, गन्ना एक रिसोर्स है। अब चीनी बनती है गन्ने से। अब वहाँ पर जहाँ पे चीनी फैक्ट्री है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, आपको अच्छे मज़दूर भी चाहिए, आपको चाहिए कि अच्छा सड़क भी हो। ये सारी चीज़ें जो हैं चाहिए होती हैं, चाहिए तो नहीं चाहिए भाई माल ढुलाई के लिए, या गन्ना आसानी से पहुँच जाए। लेकिन मान लिया जाए कि आपकी जो चीनी की फैक्ट्री है या गन्ने की जो फैक्ट्री है वो ऐसे इलाके में है जो बाढ़ के इलाके से जाती है या नदी में लगातार बाढ़ आती है, तो सड़क टूटेगी। हो सकता है कि वहां पर लगातार बिजली कटौती हो सकता है कि वहां के जो लोग हों वो कुशल श्रमिक ना हो। तो ये चीज़ें प्रभाव डालती हैं। वो डायरेक्ट चीनी के उत्पादन से नहीं रिलेट करते, इनडायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं नकारात्मक बाध्यताएँ। तो नेगेटिव एक्सटर्निटी। अब यहाँ पे हम अगर इसको ग्राफ से भी समझेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी चीज़ के ऊपर ऐसा प्रभाव डाले कि उससे उसकी सामाजिक सीमांत लागत बढ़ जाए, मार्जिनल सोशल कॉस्ट उसकी बढ़ जाए, उस चीज को हम कहते हैं नकारात्मक बाध्यताएं। या दूसरे शब्दों में नकारात्मक बाध्यताओं का अर्थ ऐसी क्रिया जिससे हमें उस जो एक्टिविटी है उसके ऊपर एक ऐसा प्रभाव पड़े कि उसका अच्छा मावंटन हो, उसको भी हम कह सकते हैं निगेटिव एक्सटर्निटी। अच्छा, अब दूसरा जो इसका एक कारण होता है, जो आपने बाजार पढ़ा भी होगा, उसे हम कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोली। अब एकाधिकार होने के कारण भी बाजार विफल होते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ, और ये इसलिए होता है क्योंकि एकाधिकार में कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात, उत्पादन पे जो है डिसीजन नहीं होता, बल्कि एकाधिकार जो है वो अपनी कीमतों को ऐसे लेता है कि वो विभेदीकरण कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो ये भी एक बाजार विफलताओं का कारण है। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ कि मोनोपोली में ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक शहर में अगर सिर्फ और सिर्फ एक मिठाई की दुकान है, मान लिया जाए, हम अजम्पशन करते हैं, इकोनॉमिक्स अजम्पशंस पे चलते हैं, और एक शहर में एक मिठाई की दुकान है और वो क्या कर रहा है कि उस मिठाई के जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि उसको वहाँ पर एकाधिकार है। तो वो वहाँ पे क्या करेगा, उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलेगा। वो कीमत अधिक वसूलेगा तो उपभोक्ताओं का जो कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता की बचत कम हो जाएगी। जब उपभोक्ता की बचत कम हो जाएगी तो उनका शोषण होगा। तो इसलिए एकाधिकार जो है वो शोषणकारी होता है और वो बाजार विफलता भी लाता है। क्योंकि एकाधिकार में का जो जो हिस्सा है, कई हिस्सा ना उत्पादक को मिलता है, ना कई हिस्सा उपभोक्ताओं को मिलता है। तो उसे हम कहते हैं डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस का मतलब है शोध प्राय ऋण, जो ना उत्पादक को मिल रहा है ना किसी को मिल रहा है। यानी अनुकूलता आवंटन नहीं होता। क्यों? उसके पीछे कारण है शोषण। एकाधिकारी को ये लगता है कि मैं तो जो कीमत लूँगा, उपभोक्ता उसको देगा ही देगा, और वो उस हिसाब से ऑप्टिमम हिसाब से वो प्रोडक्शन भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको करना है कि ऊँची कीमत पर वो सोचता है कि हम सामान बेच के अपना मुनाफ़ा कमा लें। ये पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता।
क्योंकि एक अधिकारी के पास एक एक क्या होती है, एक ताकत होती है कि अच्छा मावंटन की ओर, और अच्छा मावंटन बाजार विफलता की ओर ले जाता है। तो एकाधिकार एक बहुत बड़ा कारण है बाजार की विफलताओं का। देखिए, एकाधिकार किसी भी वस्तु के उत्पादन में हो सकता है। एकाधिकार किसी सार्वजनिक वस्तु के वितरण में भी हो सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि एकाधिकार जो है सिर्फ वो निजी वस्तु, अभी आपको मैं आगे समझाऊंगा कि सिर्फ निजी वस्तुओं के लिए वो एकाधिकारी हो। एकाधिकार का जो अवधारणा है वो कहाँ पे हो सकती है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी हो सकती है। जैसे भारत में जब 1990 के उदारीकरण के पहले सिर्फ टेलीफोन डिपार्टमेंट का जो विभाग सरकारी था, तो वहां पर एकाधिकार था। तो अधिकतर लोगों के जब टेलीफोन कट जाते थे या चीजें होती थी तो उनको बड़ा समय लगता था टेलीफोन लगवाने में। बहुत बार बार लाइनमैन को फोन किया, या तार कट गया टेलीफोन डिपार्टमेंट में फोन किया। तो उस जमाने में 90 के पहले टेलीफोन डिपार्टमेंट, या 90 से 95 96 2000 तक ले लीजिए, एकाधिकार भारत में था। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि वो अच्छा आवंटन हो जाता था कि आधे लोगों को फ़ोन कट रहा है, कहीं का कहीं लग रहा है, मिल नहीं रहा है। तो ये याद रखिए कि एकाधिकार जो है सार्वजनिक वस्तुओं में भी हो सकता है। मतलब वो अकेला है उस फील्ड में। उसको लगता है कि हाँ, कीमतों का हम विभेदीकरण कर लें, ठीक? दूसरा, उत्पादन और आवंटन में अक्षमता है। उत्पादन और आवंटन का मतलब है कि जैसे मैं पहले भी समझाया कि संसाधनों का वितरण में भी अगर अक्षमता है, तो भी बाजार बाजार असफल है। देखिए, इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम कैसे किन वस्तुओं का बंटवारा करते हैं और संसाधनों का बंटवारा कहते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पर जो विषय है राज्य की भूमिका, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि अब कुछ लोग जो हैं वो जमीन चाह रहे हैं कि वहां पर हाईवे बने। सरकार चाह रही है कि जमीन पर हाईवे बने। भाई, जमीन एक रिसोर्स है। किसान चाह रहा है कि नहीं, हमको जमीन चाहिए क्योंकि हमको वहां पर अपना कुछ उपज कर रही है, या जमीन उनसे संबंधित है, वो सरकार को देना नहीं चाहते। तीसरा, कुछ उद्योगपतियों को जमीन चाहिए कि वहां पर फैक्ट्री लगानी है। अब एक रिसोर्स को ये आवंटित करना है तीन लोगों में। सरकार खुद चाहती है कि वहां से हाईवे जाए, किसान चाहता है कि जमीन उसकी वहां पर खेती हो, और उद्योगपति चाहते हैं कि वहां पर कुछ हम फैक्ट्री लगा के लोगों को रोजगार दें। अब अगर आवंटन ऐसा हो जाए कि ना लोगों को रोजगार मिले, ना ठीक से हाईवे बने, और ना ही ठीक से किसानों के पास जमीन जाए। भाई, एक से छीन के दूसरे को देंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर भी लागू है कि बिना किसी को दिए हुए हम किसी से ले तो सकते नहीं है। अगर वो आवंटन अनुकूलित नहीं हुआ, मान लीजिए कि आवंटन ऐसा हो गया, उद्योगपतियों को दे दिया, लेकिन अगर उससे रोजगार सृजित नहीं हुआ तो भी बाजार फेल है। मान लीजिए कि वो हाईवे के लिए जमीन दे दी गई, हाईवे बना लेकिन हाईवे समय पे नहीं बना, 5 साल में बनना था हाईवे 10 साल में बन रहा है, तो भी अक्षमता है। दिया किसानों को, वो उस पे उत्पादन नहीं कर पाए, क्रॉप फेलियर हो गया। तो संसाधनों के आवंटन में अक्षमता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर संसाधन में आवंटन में अक्षमताएं होंगी तो वो उत्पादन में या वस्तुओं के वितरण में भी नजर आएंगी। तो ये भी एक प्रकार का बाजार असफलता है। अच्छा, अधूरी जानकारी, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ये बाजार असफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन असेस्मेंट इंफॉर्मेशन जो है वो सार्वजनिक वस्तुओं का गुण भी है। इसका मैं आपको बहुत लाइव उदाहरण देता हूँ। जब आदमी नई कार खरीदता है, नई गाड़ी, तो जब वो शोरूम जाता है तो कम से कम 10 शोरूम के चक्कर लगाएगा कि भैया मुझे कार खरीदनी है, कार बाजार में, कि ये भाई कार कैसी है, इस कार की हेडलाइट ठीक है, इसका एवरेज ठीक है। अब जिनको वो 25 जगह इंटरनेट पे सर्च करेगा, उसके अलावा 50 शोरूम जाएगा, तो सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वो कार खरीदता है। लेकिन अगर वो सेकंड हैंड कार खरीद रहा है, कार बाजार में जा रहा है, और जिसने उसको कार को जिस मालिक ने बेचा है कि ये कार हम निकाल रहे हैं, ये कार देनी है, वो जानकारी क्या है, वो जो नया कार खरीदने वाला सेकंड हैंड कार मार्केट में आया है, वो उसको नहीं देगा। या क्योंकि सेकंड हैंड कार क्या है, उसमें बीच में एक मीडिएटर है। तो कार बेचने वाले ने कहा कि आप इस कार को लो, मुझसे खरीदो और आगे को बेचो। उसने उसको कुछ जानकारी दी, एवरेज की जानकारी दी, पहियों की जानकारी दी, कार की सीट के बारे में सब कुछ जानकारी दी। पर जो बेचने वाला है, वो उसकी जानकारी दूसरे को
नहीं देगा खरीदने वाले को पूरी। यही चीज़ होती है इंश्योरेंस में, कि मान लीजिए कि इंश्योरेंस जो बेचने वाले हैं वो अपने एक उन्होंने एजेंट लगा रखे हैं। अब वो जो एजेंट है, जिसको इंश्योरेंस खरीदना है और किसी को इंश्योरेंस बेचना है, तो उनके बीच में क्या है? इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन ये है और दोनों तरफ से हाइडिंग हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जब लोगों को बेचने का सोचा, तो कुछ ऐसे लोग मिले जो स्मोकिंग करते थे। उन्होंने उनसे झूठ बोल दिया कि दे आर नॉट स्मोकर। अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसे लोगों को इंश्योरेंस देती है, बीमा ऐसे लोगों को देती है जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं, और उनको ये जानकारी मिली कि वो नहीं पीते हैं, अधूरी जानकारी, तो इससे क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनीज को क्या होगा? घाटा होगा। तो यहां बाजार फेल हुआ। दूसरा तरफ आओ, मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी ने बड़े छोटे-छोटे चीटी के शब्दों में लिख दिया कि हम इस बीमारी को नहीं देखते, हम इस बीमारी को नहीं देखते, और आपका एजेंट आया, एजेंट ने कहा, "ए कॉपी खोलिए भाई, साइन करिए।" साइन पन्ने खुलते गए, साइन होते चले गए। वो इन्फॉर्मेशन उपभोक्ता में नहीं पढ़ी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ गई, इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई। दोनों तरफ से हमारा बाजार इंश्योरेंस का फेल हो सकता है। ठीक है? अगला कारण हो सकता है असमानता। असमानता किसी प्रकार की हो, चाहे वो धन के क्षेत्र में असमानता हो, चाहे वो वितरण के क्षेत्र में असमानता हो, चाहे वो आपकी असमानता लैंगिक असमानता हो, किसी प्रकार की जो असमानता है, वो भी बाजार का विफलता का कारण है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था में ये बहुत गहन विषय है। असमानता जो है वो संघर्ष लाती हैं। जब संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिस्टर्बेंस होगा, क्राइम्स होंगे या विद्रोह करेंगे लोग, तो भी क्या होगा कि संसाधनों के वितरण में समस्याएँ आएँगी, या बाज़ार जो है वो उचित चीज़ों को देने में विफल हो जाएगा। तो असमानता जो है वो बहुत बड़ा बाज़ार विफलताओं के कारण जन्मती भी है और असमानता के कारण भी होते हैं। जैसे नक्सली जो भारत में मूवमेंट्स हैं, जहाँ आप देखोगे, वो एक बहुत बड़े वहाँ पे असमानता है। उस असमानता के कारण वहाँ संघर्ष होता है। जब वहाँ पे संघर्ष होता है तो वहाँ पर मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या किसी भी चीज़ का, सरकारी चीज़ों का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, स्कीम्स के बारे में बताना हो, बैंक के खाते खुलवाने हो, तो उतना लेवल आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाता। तो वहाँ पर देखिए असमानता कारण भी है और असमानता एक परिणाम भी है, ठीक है? सकारात्मक बाध्यताएँ भी होती हैं। जैसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, वो तो मैंने बता दिया, जैसे प्रदूषण है, उसके कारण तो नुकसान हो रहा है, या रोड खराब है, या ट्रेजेडी आ गई, ये सारी चीज़ें हैं। सकारात्मक बाध्यताओं में क्या होता है कि हमें लाभ मिलता है, लेकिन कई बार ये लाभ भी जो है उल्टा पड़ सकता है और बाज़ार हमारे विफल हो सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि सरकार चाहती है कि हम जो है टैक्स को हमको कलेक्ट करना है, और सरकार टैक्स कलेक्शन के लिए सिगरेट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करती है? टैक्स लगा देती है कि सिगरेट, अल्कोहल वगैरह पे हम टैक्स लगाएँगे। उससे सरकार को रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। भाई टैक्स लगेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि टैक्स बढ़ने पर रेवेन्यू घट जाए, घटेगा ही घटेगा, और उनका कंजम्पशन भी कम ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि सरकार ने कहा कि चलो हम टैक्स लगाएँगे और उससे उसका कंजम्पशन कम होगा, कैंसर के मरीज कम होंगे, फेफड़ों के मरीज कम होंगे, पर उससे उसका रेवेन्यू घट जा रहा है। तो सकारात्मक भावताओं से भी क्या 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 होता है, कई बार मार्केट फेलियर की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि इससे भी मार्जिनल जो सोशल बेनिफिट कर्व, जिसे हम कहते हैं डिमांड कर्व, वहां पर इम्पैक्ट आता है। मैं आपको इसको ग्राफ से समझाऊंगा। तो मैंने एक एक बिंदुओं पर आपसे बात की कि नकारात्मक बाध्यताएं क्या है, एकाधिकार क्या है, अधूरी जानकारी क्या है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आज के समय का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और विषय है। तो वहां पर ये चीज काम आती है, ठीक है, कि इंश्योरेंस सेक्टर में अधूरी जानकारी के कारण ज़्यादातर मार्केट फेलियर आता है। इसको हम मॉरल सेंसेशन भी कहते हैं, तो हम नैतिक दबाव भी इसका एक कारण है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है? अब आगे हम बात बात करते हैं कि बाज़ार की विफलता के कारणों में और क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। जैसे मैंने कहा बाध्यताएँ, ये आपको मैंने बता दिया, सूचना विफलता भी मैंने बता दिया, एकाधिकार भी मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं बाज़ार नियंत्रण पे। बाजार नियंत्रण बहुत ही एक व्यापक अवधारणा है बाजार विफलता की, मार्केट फेलियर की, कि आखिर नियंत्रण किसका?
सरकार का नियंत्रण नियमन होगा, निजी क्षेत्र का नियंत्रण नियमन होगा, या निजी क्षेत्र में चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं और रेगुलेशन सरकार के द्वारा होगा। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि यदि किसी भी बाजार को मुक्त छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए निजी हाथों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ लाभ देखता है। तो उस लाभ के कारण वो एक मानवीय दृष्टिकोण नहीं देख सकता, और चीजें हो सकता है कि जो वस्तुओं का वितरण हो रहा हो वो सही ढंग से ना हो बाजार में, और वो बाजार फेलर हो जाए। सार्वजनिक वस्तुएं, जैसे मैंने कहा, पब्लिक गुड्स होते हैं, जो हम इसको भी और समझाएंगे, जिन पे हम लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आइदर दे पे और नॉट। सार्वजनिक वस्तुएं वस्तुएं होती हैं, जैसे निजी वस्तु है, ये मेरे पास पेन है या मेरे पास गिलास है, अगर मैंने इसको गिलास को खरीदना है तो मैं पैसा दूंगा तो मैं गिलास मिलेगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे गिलास नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैंने इसका पैसा दिया है तो मुझे इससे कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं में क्या होता है कि उसने पैसा ना भी दिया हो तो भी उसको कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता। आप किसी व्यक्ति को पुल पर चलने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, सार्वजनिक वस्तु है। अगर उसने पे नहीं भी किया, टैक्स नहीं भी दिया हो, तो भी वो जो स्ट्रीट लाइट है उसको उसका इस्तेमाल करने से हम रोक नहीं सकते। यानी कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रेवलरी होती है। तो अगर मैं, मान लीजिए एक खूबसूरत गिलास है और इस गिलास को कोई दूसरा व्यक्ति खरीदना चाह रहा है, तो जो अगर उस दूसरे गिलास को दूसरा भी खरीदना चाह रहा है, मैं भी खरीदना चाह रहा हूँ, तो जो पे करेगा वो खरीद पाएगा। तो इसमें कंपटीशन की भावना है। इसलिए क्या है, ये निजी वस्तु है। निजी वस्तु में कंपटीशन की भावना होती है, राइवलरी की भावना होती है। लेकिन एक पार्क में ऐसा नहीं होता, एक स्ट्रीट लाइट में ऐसा नहीं होता कि मान लो मैं स्ट्रीट लाइट में खड़ा हूं तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आप क्यों खड़े हैं, मैंने ज्यादा पैसा दिया, आपने कम पैसा दिया। तो सार्वजनिक वस्तुएं नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं और नॉन रेवलरी होती हैं, उनमें ना कोई प्रतिद्वंद्विता होती है और ना ही उनमें एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। कई बार ओवर यूज लोग कर लेते हैं, उसके कारण भी क्या होता है, बाजार का फेलियर हो जाता है। ओवर यूज का मैं आपको भी थोड़ी देर में उदाहरण समझाता हूँ, ठीक है। अब एक समझा दिया अल्पाधिकार। जब तीन चार खाली बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में हो, तीन चार बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हो खाली किसी चीज को वितरित करने में, तो उसे हम कहते हैं अल्पाधिकार। तो अल्पाधिकार में भी कई बार क्या है कि बाजार का फेलियर हो जाता है। और इसका कारण क्या है, अल्पाधिकार के फेलियर का कारण कि यहाँ पर ना कीमत दृढ़ता होती है, प्राइस रिजिडिटी होती है। और उस प्राइस रिजिडिटी पे ना वो ऊपर कर पाएगा वो नीचे कर पाएगा, इतना गला काट प्रतियोगिता। तो क्या करते हैं, तो उस कारण कई बार वो ऑप्टिमम से कम उत्पादन करते हैं और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस कारण यहाँ पर क्या है, अल्पाधिकार में भी बाजार जो है विफल हो जाता है। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ कि जैसे भारत में सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं और छोटे छोटे नाम भी हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जब किसी एक बाजार के पास कैप्चर हो जाता है, मान लीजिए कि 150 कंपनियां हैं, लेकिन मार्केट शेयर जो है वो क्या है, खाली 5 कंपनियों के पास है। यानी कि 5 कंपनियां ने पूरा मार्केट कब्जा कर रखा है, 90%। टीवी पे उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, वही सब बेच रहे हैं। तो छोटी छोटी जो सीमेंट जो कंपनियां हैं वो सस्टेन नहीं कर पाती। अल्पाधिकार का मतलब है कि बाजार का नियंत्रण कुछ एक आध लोगों के हाथों में हो, बल्कि फैक्ट्री सीमेंट बना रही हैं कंपनियां, वहां पर भी उनको भी उतना ही मौका मिले कि वो भी लोगों के बीच अपनी बात रख सकें, अपने सामान को बेच सकें। बात रखने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट कर सकें। और किसी भी क्षेत्र में यदि अल्पाधिकार आता है तो उससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनियां हैं, जिनके बहुत बड़ा बाजार है, वो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करके लोगों तक बात पहुंचा देंगे। लेकिन छोटे लोग तक वो चीज, छोटे जो कंपनियां हैं वो नहीं पहुंचा पाती। इसी कारण आप देखोगे कि अब भारत के गाँव में भी अब ब्रांडेड आइटम्स चीजें आने लगी हैं। जब वो ब्रांड वहां पहुंच रहा है तो जो छोटा मझोला उद्योग में जो चीजें बनाने वाला है, जैसे गांव का जो मोची जूता बनाता है या वहां पर जो गांव में लोकल जो बिस्किट्स बनते हैं, अब उनकी जगह क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्ट्स ने ले लिए। जगह जगह मॉल खुल गए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि अल्पाधिकार से एकाधिकार की ओर जा रहे हैं। उससे भी हमारा जो है बाजार में फेलियर आता है, क्योंकि इसका आप ऐसे उदाहरण समझिए कि एक पानी का बॉटल अगर 10 रुपए का गांव में मिलेगा तो एक रिक्शा वाला उसको खरीद के नहीं पी पाएगा। और पानी की इंडस्ट्री में धीरे धीरे क्या है, अल्पाधिकार से कंपटीशन भी आ जाएगा। मान लीजिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी आ जाए तो भी उसका वितरण सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर भी उतनी नहीं है। तो एकाधिकार और अल्पाधिकार बाजार विफलता के भी कारण हैं और
ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अगेंस्ट है। यानी एकाधिकार और अल्पाधिकार में सबसे कम उपभोक्ता का कल्याण होता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाजार विफलताएँ मान लीजिए हो गई, तो आखिर उसका समाधान कैसे करें? मान लीजिए कि सार्वजनिक वस्तुओं का सही से वितरण नहीं हो पा रहा है या पार्कों का रख-रखाव नहीं हो पा रहा है या निजी क्षेत्र में मेडिसिन मार्केट में बाजार विफलताएँ हो रही हैं। तो उसका जो सबसे पहला समाधान ये हो सकता है कि वहाँ पे सरकार द्वारा हस्तक्षेप हो। मैंने यहाँ पे सरकार द्वारा थोपे गए समाधान लिखा है, थोड़ा हिंदी यहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें। सरकारी हस्तक्षेप, अब सरकारी हस्तक्षेप कैसे? उदाहरण से समझाता हूँ। युद्ध हो, अकाल हो, ऐसी सिचुएशन होती है जब, तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग चालू कर देते हैं कि अनाज को गोदामों में डाल दिया। जब अनाज को गोदामों में डाल दिया, तो वो अनाज महँगा बिकेगा। भाई गरीब खरीद नहीं पाएँगे या वो कह दें कि अनाज का प्रोडक्शन ही उतना नहीं हुआ। अब हर बार तो कोई देश हमको तो अनाज देगा नहीं, हम उससे आयात नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर सरकारों को राशनिंग करनी पड़ती है। सरकारों को पहले से ही मूल्य खरीद पे अनाज रखना पड़ता है और लोगों को देना पड़ता है। तो आप देखेंगे उसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं कि दोनों तरफ ना घाटा हो। ऐसा भी ना हो कि किसानों को भी घाटा हो, उनको रेवेन्यू ना मिले और ऐसा भी ना हो जो बाकी जो असंगठित मज़दूर हैं उनको भी ना मिले। अगर फूड मार्केट में बाज़ार फ़ेल हो गया तो लोग भूखों मर जाएँगे ना, अकाल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेगी सरकार हस्तक्षेप करेगी। जैसे कोविड में ज़रूरी मेडिसिन के मार्केट में अगर निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप दिया, तो निजी क्षेत्र क्या करेगा? ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर नहीं पाएगा। या हो सकता है कि उसके पास इतनी क्षमता ना हो, कोविड आया, देख लिया, तो सरकारों को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ता है। मूल रूप से उन वस्तुओं में जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं, जो गरीबों के लिए आवश्यक हैं और जो एक प्रकार से जीने के लिए भी आवश्यक हैं। तो सरकारों को क्या करना पड़ता है वहाँ पे? इंटरफेयर करना पड़ता है कि अब हम रोल का प्ले करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे, निजी क्षेत्र जो है वो लोगों को नहीं दे पा रहा है। ठीक उल्टा भी हो सकता है कि सरकारें अगर किसी चीज़ के सार्वजनिक वस्तु का नियमन नहीं कर पा रही हैं, तो वो निजी क्षेत्र को दे सकती हैं। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अब आप लखनऊ शहर में रहें या दिल्ली शहर में रहें या बैंगलोर शहर में रहें, भारत में जो ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है, वो निजी हाथों में नहीं है। वो क्या है ट्रैफिक पुलिस विभाग में है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये ट्रैफिक पुलिस विभाग फेल होने लगेगा, अब सिग्नल सिस्टम है, तो क्या करना पड़ेगा? कई बार ऑपरेटिंग के लिए हमको निजी क्षेत्र को भी देना पड़ सकता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़, हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण इसका मिल गया कि जैसे एक सरकारी जो बसें हैं, पहले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, मध्य प्रदेश परिवहन निगम, पंजाब ट्रांसपोर्ट, हर स्टेट में परिवहन निगम होते थे। लेकिन परिवहन निगम की जो कार्यशैलियाँ होती थी, वो सरकारी कार्यशैलियों की तरह क्या होती थी, कई बार बड़ा भ्रष्टाचार हुआ या ड्राइवर्स या कंडक्टर समय पे बसें नहीं पहुँचा रहे हैं या बसों की रख-रखाव सही नहीं हो रहा है। तो क्या होता था, उससे घाटा होता था परिवहन निगम्स को, तो उनके कारण फिर वहाँ पे रोजगार की कमी आती थी, बसें नहीं खरीदी जाती थी, मान लीजिए ऑर्डर किया गया, तो कुछ सरकारों ने फैसला किया कि इसको जो है अब निजी क्षेत्र को दे दिया जाए। यानी और निजी क्षेत्र को देने के लिए कई बार क्या करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर देते हैं। पहले देखिए हाईवे या सड़क बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का खाली रोल रहता था। तो अब देखा गया कि भाई हाईवे टाइम पे बन नहीं पा रहा है। पास हुआ 2010 में, बन रहा है 2020 में। 10 साल, भाई 10 साल में हाईवे बनेगा तो भी तो बाजार फेलियर है ना, कि भाई पैसा भी लग रहा है, मटेरियल भी लग रहा है। तो क्या होता है, वो कमाई का माध्यम तो बन गया, पर वो हाईवे नहीं बन पाया, वो पुल नहीं बन पाया। तो सरकार ने क्या किया, ठीक है, नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, ये लीजिए निजी क्षेत्र को दे दिया। निजी क्षेत्र को पूरा भी नहीं दिया, बल्कि क्या कहा, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लो, टाइम पे बनाओ। तो टाइम पे बनेगा, जल्दी खुलेगा, लोग आए जाएँगे, सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, निजी क्षेत्र को दे दिया। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि कई बार क्या होता है कि कोई जो पब्लिक गुड है, उसको प्राइवेट सेक्टर भी प्रदान कर सकता है। मान लीजिए कि कोई एक हाईवे है 4 लेन का, उस 4 लेन के हाईवे पर लोग सड़क से ही हाईवे पार कर रहे हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। सरकार को चिट्ठी लिखी लोकल गवर्नेंस को कि सुनिए यहाँ पर ना एक हाईवे के ऊपर ना एक पुल की ज़रूरत है, आप बना दीजिए और वो सार्वजनिक वस्तु है, लोग उस पैदल पुल को इस्तेमाल करेंगे और एक्सीडेंट कम होंगे। सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, वहाँ पे दूसरे लोग सरकार की गवर्नेंस है या दूसरे पार्टी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अब आप जाइए।
अब क्या किया, जब सरकार ने मना कर दिया तो कुछ निजी क्षेत्र के लोग आए, चंदा इकट्ठा किया, उन्होंने पुल बना दिया, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स ने। अब वो पुल सरकार द्वारा नहीं बनाया, वो निजी क्षेत्र द्वारा बनाया है, लेकिन लोग उस पुल को ऊपर से नीचे की ओर पार करेंगे, तो क्या होगा? निजी क्षेत्र उनसे पैसा नहीं लेगा। इसका मतलब है कि वो निजी क्षेत्र ने सार्वजनिक वस्तु दे दी। सड़क पे एक्सीडेंट हो रहा है, फेलियर हो रहा है, सरकार ने हाथ खींच लिए कि हम नहीं बना पाएँगे पुल, निजी क्षेत्रों ने पैसा लगा के पुल बना लिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो प्रोड्यूस, या जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक सार्वजनिक वस्तु भी आपको दे सकता है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, और आज के समय में जहां पर बाजार फेलियर होता दिखता है वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाती है, या आप सचित्र उदाहरणों में देखें, संजीव उदाहरणों में देखें कि वहां पर क्या मैनेजमेंट का हिस्सा किसको दे दिया, प्राइवेट को, कि भाई लोग गंदगी करने से मान लीजिए सरकारी स्टेशनों पे मानते नहीं है, पान मसाला गुटखा थूक रहे हैं, वहां पर भी निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हुई। जब वहां पे पान मसाला गुटखा थूका थूका जाएगा तो क्या होगा, रेलवे लाइन चौक होंगी। देखिए, हमें हर साथ में हमेशा लाइव उदाहरण समझना चाहिए। तो क्या होगा, रेलवे लाइन चौक हो रही है, रेलवे के डिब्बे चौक हो रहे हैं, बायो टॉयलेट लग रहा है तो भी चौक हो रहा है, यानी कि फेलियर है। भाई रेलवे सर्विसेज का फेलियर मतलब बाजार फेलियर, तो क्या करेगा? सरकार ने क्या किया कि हाँ, सफाई का जो जिम्मा है प्राइवेट सेक्टर को दे दो। प्राइवेट सेक्टर पे हम जब सरकार को जिम्मा देंगे तो उससे क्या होगा, शुल्क लगाए जाएंगे, शुल्क लगाए जाएंगे तो लोग अपने आप गंदगी नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए दिल्ली मेट्रो में है, इतना साफ साफ सफाई रहता है। तो कई बार निजी क्षेत्र को जब हम रोल देते हैं, भूमिका देते हैं, तो वो बाजार की विफलताओं को रोकने का भी काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें जब बाजार विफलताओं से हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने एक चीज बताई थी, सार्वजनिक वस्तुओं का मतलब क्या होता है। देखिए, सार्वजनिक वस्तुएं इस विषय का हिस्सा है, बाजार विफलताओं का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं के फेलियर अगर होते हैं तो उससे ना वेलफेयर की स्कीम्स के फेलियर हो जाते हैं। कोई भी ऐसा वस्तु को हम सार्वजनिक वस्तु कहते हैं जिसमें मैंने पहले भी बताया कि वो गैर प्रतियोगी है, गैर प्रतियोगी है, और दूसरा क्या है कि वो वस्तुओं के उपभोग से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, पुल है, तो जिन वस्तुओं को सरकार बनाती है और किसी को आप मना नहीं कर सकते कि आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, या आपको उससे कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। अगर हाँ, निजी वस्तु है, जैसे कोई साड़ी किसी ने पहनी, किसी ने शर्ट पहना और दूसरे ने उससे अच्छा पहन लिया, तो उसके मन में एक ज्वेलसी की भावना आएगी या प्रतिद्वंदिता आएगी कि वो पैसे से मैं खरीद नहीं पाया या नहीं पाई। वो निजी वस्तु है। वहां पे कंजम्पशन में राइवलरी भी है और एक्सक्लूडेंस भी है, कि जिसने पैसा दिया चीज उसकी। पर सार्वजनिक वस्तु में ऐसा नहीं होता, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में भी क्या है, असफलताएं आती हैं, इसलिए हम यहाँ पे सार्वजनिक वस्तुओं को पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखिए, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, लैंप लाइट्स प्रकाश स्तंभ, बाढ़ नियंत्रण, ज्ञान, ताजी हवा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आधिकारिक आंकड़े आदि, ये सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर एक चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिसको आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कि ऐसा नॉलेज नहीं कि हम चीज पढ़ रहे हैं और हमने अपने पास रख लिया। नॉलेज इज अ पब्लिक गुड। अगर किसी ने कोविड का कोई टीका आविष्कार कर लिया, अगर वो टीका अपने तक रखता, लोगों को नहीं देता, तो क्या होगा कि बाकी लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए जो ज्ञान है वो सार्वजनिक वस्तु है। नॉलेज इज अ पब्लिक गुड बिकॉज इट जनरेट्स पॉजिटिव एक्सटर्निटी। जो भी चीज पॉजिटिव एक्सटर्निटी को जनरेट करती है वो मेरिट गुड और पब्लिक सार्वजनिक वस्तु है। दूसरा इसका मैं उदाहरण देता हूं, जैसे टीबी का इलाज हुआ, तो जब टीबी का इलाज बना तो पहले बड़ा महंगा होता था, लेकिन जिसने उसका इलाज किया उसने उसको लोगों को दे दिया उस फार्मूले को, तो सारे लोगों तक पहुंच गया। तो क्या हुआ, अब आज रेफामाइसिन फ्री में मिलती है, सरकारी तंत्र द्वारा, या प्राइवेट सेक्टर भी उसको प्रोड्यूस कर सकता है। किसी भी ज्ञान को अपने तक नहीं रखना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़ी-बड़ी जो निजी कंपनियां भी हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं। जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, जो तो उनका रिसर्च है, जो उनका ज्ञान है, वो पब्लिक गुड हो जाता है। तो ज्ञान जो है वो सार्वजनिक वस्तु है, क्योंकि इससे हमें दूसरों को, समाज को सार्वजनिक लाभ मिल रहा है, ठीक है? बुनियादी ढांचा, यानी कि जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। मतलब अगर गाँव में एक पुल बना है या गाँव में एक जो हैंडपंप है,
तो सिर्फ वो हैंडपंप ऐसे आदमी का तो है नहीं कि आप मना कर दो कि आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते। वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, तालाब भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, सिंचाई के साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। वो सबके लिए बने ना, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए जो है बुनियादी ढांचा भी जो है वो सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। ठीक है? बाढ़ नियंत्रण के लिए ताजी हवा। अब आप ये तो उदाहरण देना बहुत आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए कि सार्वजनिक वस्तु का फेलियर मैं आपको जब समझाऊंगा, मैंने आपको ताजी हवा का उदाहरण दिया है। जो प्योर एयर है वो हमें नेचर मुफ्त देती है, लेकिन इस सार्वजनिक वस्तुओं के को क्या हुआ, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। लोगों ने इतना पल्यूट किया, इतना ज्यादा गाड़ियां फैक्ट्रियां बनाई, इतना ज्यादा डीजल की गाड़ियां चलने लगी कि लोगों को हवा दिल्ली जैसे शहर में एयर प्यूरिफायर लेने पड़ा। तो ये भी हवा का भी वितरण देखिए इतना गलत हुआ कि लोगों को हवा खरीदनी पड़ गई। तभी मैंने कहा कि सार्वजनिक वस्तुओं में भी मार्केट फेलियर होता है। अगर पानी का बोतल बिकने लगेगा और जो पानी हमें मुफ्त मिलता था, वो पानी अब शहरों में, कई शहरों में पानी पीने लायक नहीं है। उनका वाटर इतना कंटामिनेटेड है कि लोग पिएंगे तो वाटरबोर्न डिजीजेस से मर जाएंगे, किडनी डिजीजेस से मर जाएंगे। अब ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। एक पानी जो मुफ्त मिलता है किसी को, वो इतना पोल्यूटेड हो गया, वो ताजी हवा इतना पोल्यूटेड हो गई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से। तो सार्वजनिक वस्तुओं को मार्केट फेलियर में रखने का कारण ही यही था कि आज के समय में सबसे बड़ा सार्वजनिक फेलियर हमारा ये इन चीजों पर है, जो हमें मुफ्त मिली पर हमने उसका वैल्यू नहीं किया, और आज उन्हीं चीजों को बेचने वाली चीजें आ गई। अगर पानी पोल्यूट नहीं होता तो आप ये समझिए कि ना ही किसका, जो हमारा वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस फैलता। जितना ज्यादा एयर पोल्यूशन, ज्यादा सॉरी एयर प्यूरिफायर का बिजनेस होगा, वाटर फिल्टर का बिजनेस होगा, जितना पानी पोल्यूट होगा, जितना ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे पोल्यूशन से, फेफड़ों से, उतना अस्थमेटिक चीज जो दवाइयां हैं उनका वितरण होगा। जितना शहर में गंदगी, डेंगू, मच्छर चीजें फैलेंगे, उतना ही टेस्ट टेस्ट लैब को फायदा होगा। तो उनके लिए तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। भाई अगर लोगों को डेंगू हो रहा है, या कोई भी चिकनगुनिया हो रहा है, या कोई बुखार हो रहा है, तो जो लैबोरेटरी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनके लिए तो पॉजिटिव इफेक्ट है ना। ज्यादा गंदगी, लोग ज्यादा बीमार, पैसा आएगा उस सेक्टर में। पर यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं का तो वितरण सही नहीं हुआ ना। तो जो चीज मुफ्त मिलती थी वो मुफ्त ना मिलके अब उसमें भी पैसा, प्रॉफिट चीजें आ गई कि वो निजी क्षेत्र की ओर जाने लगी। यहाँ पर सरकारों का नियंत्रण और रेगुलेशन बहुत आवश्यक है। हम उस वस्तु को कैसे फेल हो जाने दें जो हमें प्रकृति ने मुफ्त दी है, सरकार ने भी नहीं दी है। तो ये चीज समझिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी ना फेल हो। कि मान लीजिए कि आपका राष्ट्रीय सुरक्षा वो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर दो राज्यों में आपस में तनातनी बनी हुई है, या वहां की पुलिसें आपस में सही से काम नहीं कर रही है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स पे असर पड़ेगा। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, देखिए सीआरपीएफ भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, और उन सबको देखना पड़ता है, मिलजुल के काम करना पड़ता है सेनाओं से। लेकिन अगर इन राष्ट्रीय सुरक्षाओं के विषयों पर अगर जो जानकारी है वो जगह जगह पब्लिक डोमेन में चली गई, ओवर इंफॉर्मेशन, इसमें यहाँ पे बचाना है। एक जगह हमें इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है या ओवर इंफॉर्मेशन है, कि मीडिया चैनल्स के द्वारा, न्यूज चैनल्स के द्वारा, अखबारों द्वारा, और आजकल जो आप देख लीजिए वीडियोस बनते हैं उसके द्वारा, अगर ये ओवर इंफॉर्मेशन चली गई तो भी हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा वो फेल हो सकती है। इसलिए यहाँ पर भी इसको हमने सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण में रखा है। आधिकारिक आंकड़े, आंकड़े बड़े विवादित होते हैं। हर एक व्यक्ति उनको अपना इस्तेमाल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए करता है, लेकिन अगर उन आंकड़ों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो गलत रिपोर्टें आएंगी, गलत रिपोर्टें आएंगी तो गलत नीतियां बनेंगी, क्योंकि भाई सभी के लिए मौजूद है। तो सार्वजनिक वस्तुओं को के आधिकारिक आंकड़ों के बारे में भी हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, अब आइए, अब आप बात करते हैं कि मुफ्त सवार समस्या क्या है। सार्वजनिक वस्तुओं में मैंने आपसे पहले भी कहा कि फेलियर इसलिए होता है कि कई लोग क्या है कि वो मुफ्त में जो है मतलब इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, पर वो क्या है कि उसके लिए कुछ पे नहीं करना चाहते। पार्क के मेंटेनेंस का पे नहीं करना, नगर निगम का टैक्स पे नहीं करना, बिजली इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करना, या
चोरी कटिया लगा के चोरी कर रहे हैं, उसके बाद सरकार पे कह रहे हैं कि हम पे हमको माफ कराइए, ऋण ले लिया, ऋण माफ नहीं कर रहा है, यानी कि जो लोग उसका वैल्यू ना करके उसको सोचते हैं कि हम चलो उसको एकदम ओवर यूटिलाइजेशन करें, ओवर यूटिलाइजेशन करें तो उसके बाद उसका नुकसान उन्हीं को उल्टा हो जाए। मान लीजिए सरकार ने एक पार्क खोल दिया मवेशियों के चरने के लिए और वो घूमने के लिए लोगों के, लेकिन लोग उसमें अपने कुत्ता टहलाने ले जा रहे हैं, अपने और जानवर ले जा रहे हैं, तो ये भी नुकसान करेगा। तो ये कि देखिए, आप सिर्फ एक सैद्धांतिक तौर पे नहीं समझ सकते, आपको लाइव जाना पड़ेगा। जैसे आपकी मुफ्त व्यापार की समस्या में आपकी बसें आती हैं, ट्रेन आती है, कि अब लोग ट्रेनों में चल रहे हैं, ठीक है, बिना टिकट तो लिए कोई नहीं चल रहा है। लेकिन क्या है, ट्रेन के डिब्बे में गंदगी लगातार फैली जा रही है या उसके टॉयलेट्स में चीज़ें फेंक रहे हैं, तो चोक हो जाएगा। तो भाई चोक होगा तो बायो टॉयलेट है ना, उसमें उतना ही बड़ा खर्चा आता है। पहले दूसरे टॉयलेट्स होते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझने की प्रयास करनी पड़ेगी कि सार्वजनिक वस्तुओं में लोग क्या है, उसको द बिलॉन्गिंग ऑफ नेस कि अपना समझ के नहीं करते, कहते हैं हाँ, मुफ्त है तो मुफ्त का इस्तेमाल जैसे करना है करो, कोई भुगतान तो मुझे करना नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे शुल्क लगा दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अब सरकार ने एक नियम बनाया, ये बहुत उदाहरण आपको दूं कि रेलवे के टॉयलेट्स में या रेलवे के डिब्बे में सिगरेट पीने वालों पर बहुत तगड़ा जुर्माना लगाया जाए। क्योंकि क्या होता है, उससे पैसिव स्मोकिंग हो रही है, अगल-बगल वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, पर लोग नहीं मानते। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मुक्त सवार समस्या। तो इस मुक्त सवार समस्या का समाधान भी है, शुल्क लगाएँ और कुछ जगह तो पनिशमेबल ऑफेंस भी है। आप जैसे रेलवे में जाओगे, लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ बट इज़ अ प्रोविडेंस ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द सम लॉ। क्यों? क्योंकि जब भाई लोग नहीं मानेंगे तो उसको नियमन कानून द्वारा भी, जैसे मैंने ऊपर समझाया भी, सार्वजनिक वस्तुओं की वितरण की समस्या को समाधान किया जा सकता है। अच्छा, अब सार्वजनिक वस्तु, निजी वस्तु में अंतर भी होता है। देखिए, जो सार्वजनिक वस्तु है, ये गैर प्रतिद्वंदिता है, यानी कि नॉन राइवलरी है। निजी वस्तु क्या है? यहाँ पे राइवलरी होती है। सार्वजनिक वस्तु जो है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, किसी को नहीं माना कर सकते। बहुत महँगी ऐसे तो होगी नहीं, क्योंकि लेकिन निजी सामान क्या है? ये बड़ा महँगा है। ठीक है? मूवी है, मूवी टिकट लेके जो देखने जा रहा है वही देखेगा, जो नहीं जा रहा है वो नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर सरकार ने कोई शो लगाया है या कुछ वो वो लगाया है मुफ्त में देखने के लोगों को, तो कोई भी जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सार्वजनिक वस्तुओं का महत्व क्या है? हमें ये भी समझना पड़ेगा। सार्वजनिक वस्तुएँ क्या हैं? अगर लोगों को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, आप तो उससे क्या होता है, बड़े पैमाने पर जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जैसे मैंने आपको बताया, जब पहुँचती हैं तो उससे कल्याण होता है। और जब 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 कल्याण होता है तो बाजार का जो फेलियर है या बाजार की विफलता कम होती है। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि बाजार विफलता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि कोई सामान बिक रहा है या कोई सामान बन रहा है और वो ज़्यादा कम हो गया, नहीं। कैसे लोगों तक वो चीज़ पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है, वितरण की बात है, सार्वजनिक वस्तुओं के महत्व के बारे में ना। तो यहाँ पर इसलिए कि ज्ञान, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा, पानी, शुद्ध हवा, ता ठीक है? ये पेयजल, जो ये चीज़ें अगर लोगों तक पहुँच जाएँ, तो ही सार्वजनिक जनसंख्या को कल्याण मिलता है। अब देखिए, मान लीजिए कि गाँव में स्वच्छ पेयजल नहीं पहुँच पा रहा है, तो क्या होगा? उसके नुकसान क्या होगा? कि भाई कॉलेरा होगा, किडनी डिज़ीज़ होगी, वाटर बोर्न डिज़ीज़ होगी, पीलिया होगा, है ना? फेफड़ों में दिक्कतें आएँगी, तो लोग मरेंगे ना। तो इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण बहुत आवश्यक है। राज्य का, जो कि हमारा विषय ही यही है कि राज्य की क्या भूमिका है, तो ऐसे वस्तुओं का वितरण में फेलियर एक्सेप्टेंस नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया है कि एकाधिकारण का एक उदाहरण मैं और देता हूँ, जैसे सार्वजनिक वस्तुओं के फेलियर में, कि अफ्रीका में क्या हुआ था 1902 के आसपास, हीरे के उत्पादन का बहुत ज़्यादा नियंत्रण लोगों द्वारा ले लिया गया और मुफ्त बाज़ार और हीरे के वहाँ बड़े लोग काम करते थे। उससे क्या हो गया, वो बाज़ार ही बंद हो गया और वहाँ से नौकरी भी चली गई। दोनों तरफ का फेलियर जो है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना कुछ ग्राफ से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर बाज़ार एकदम ठीक है, ये होता है मार्जिनल, ये लाल कलर की जो रेखा है, ये दिखा रही है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, कि जैसे-जैसे हम कोई भी चीज़ का प्राइस करते हैं, तो डिमांड कर्व है, सोशल डिमांड कर्व। अब इसको सामाजिक डिमांड कर्व मानो, तो यहाँ पर ये जो है, ये इसकी डिमांड कर्व है। ये जो है एमपीसी, ये इसको हम मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस कर्व भी कहते हैं। ये आपका सीमांत लागत है। किसी भी चीज़ को जब हम पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, तो हमें क्या है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो इसलिए इसकी रेखा ऊपर की ओर है। पर हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं या सार्वजनिक वस्तु ले लें या निजी वस्तु में ही चलो ले लें, तो हम पे करते हैं, चाहते हैं कम से कम कीमत पे मिले, तो इसलिए डिमांड कर्व है। तो ये देखिए, लाल रेखा ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट है और ये नीली रेखा मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस है। तो ये जा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो बाज़ार जो है
वो कुशल रहता है, वो वहां पे बाजार फेलियर नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज अगर मान लीजिए एकाधिकार में हो जाए, तो इस गर्व से, दोनों कर्व से आप समझिएगा, एकाधिकार में ये डिमांड कर्व है और एकाधिकार में ये सप्लाई कर्व है। तो अब ये जो एरिया है, आप इधर वाले ग्राफ को देखो, ये जो एरिया है, ये नारंगी जो कलर है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, उपभोक्ता को मिल रहा है। ये जो हिस्सा है जो प्रोड्यूस हो रहा है एकाधिकार में, वो प्रोड्यूसर को मिल रहा है। एकाधिकार में मतलब कोई चीज बनाई जा रही है, लेकिन कुछ एक ऐसा हिस्सा है वो ना तो कंज्यूमर को मिल रहा है ना प्रोड्यूसर को मिल रहा है। तो ये जो चीज है, ये बाजार फेलियर के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं विशुद्ध लाभ हानि, यानी डेड वेट लॉस, ना ये कंज्यूमर के पास जा रहा है ना ये प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। तो ऐसा हिस्सा उत्पादन का ना जो कंज्यूमर के पास जाए ना प्रोड्यूसर के पास जाए, उसे हम कहते हैं डेड वेट लॉस, और ये मार्केट फेलियर का कारण है और एकाधिकार में ऐसा होता है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी समझाया है कि एकाधिकार में ये सार्वजनिक वस्तुओं में भी हो सकता है और निजी क्षेत्र में भी हो सकता है। जैसे एक कंपनी है सरकारी, अगर वही विमान उसके एक ही एयरलाइंस है, तो वहां पर एकाधिकार के कारण मार्केट फेलियर होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ठीक। अब इस ग्राफ को भी समझिए कि अगर नकारात्मक बाध्यताएं होंगी तो क्या होगा। तो भी ये देखिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व है, ये मार्जिनल कर्व है। तो अगर क्या होगा, मान लीजिए कोई भी चीज ऑप्टिमम से कम उत्पादित हो, इतना उत्पादित होना था, ये OQ1 उत्पादित, OQ होना था, OQ1 हो रहा है, तो इतना कम हो रहा है ना। तो इस कारण भी क्या है कि यहाँ से हमारा लाभ अधिकतम नहीं होता और मार्केट फेलियर हो जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं और निजी वस्तुओं में अंतर को मैंने पहले समझाया था, पर इसको लेके अब मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं वहां पर प्रतिद्वंदिता होती है। जैसे दवाएं, वस्त्र, डबल रोटी, कॉफी, अपवर्जना कहते हैं उसको। हाँ, प्रतिद्वंदिता भी, हाँ, अपवर्जना, एक्सक्लूजन, राइवलरी। निजी वस्तुओं में क्या होता है, ये देखिए, नहीं होती, ना प्रतिद्वंदिता है और ना ही ये है। उदाहरण क्या है, पुलिस, स्ट्रीट लाइट और पार्क, ये सब मैं आपको पहले समझाया। ठीक। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इस चित्र को थोड़े से आसानी से ही समझ सकते हैं। जो मैंने पहले आपको वाक्यों के साथ समझाया है, वो अब ग्राफ के साथ समझाऊंगा। देखिए, ये जो डाउनवर्ड रेखा है वो MSB है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट लाइन। और ये जो रेखा है MSP, ये काट रही है इसको, और यहाँ पर बी पॉइंट पर OPM प्राइस पर ये लोगों को मिल रही है। यानी कि OQM मेरा उत्पादन था OPM प्राइस पे, और ये बी पॉइंट पर मार्जिनल बेनिफिट कर्व और मार्जिनल ये कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही निगेटिव एक्सटर्नलिटी आई, तो देखिए सामाजिक जो सीमांत लागत है वो उसकी बढ़ गई, कर्व हमारा किधर गया है, राइट की ओर गया है। तो अब मेरा उत्पादन जो है वो OQS हो रहा है, और मेरी कीमत भी जो है हमारी OPS हो गई, ये बढ़ गई है। तो जब सार्वजनिक वस्तुओं में अगर हम निगेटिव एक्सटर्नलिटी आती है, तो मार्जिनल जो सोशल जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ जाता है। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ने के कारण ऑप्टिमम से कम प्रोडक्शन होता है और कीमतें भी बढ़ जाती है। ये एक बाजार फेलियर के कारण है, यानी इसे हम कहते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट द मार्केट फेलियर। क्यों? क्योंकि MSC सार्वजनिक हमारा जो है सीमांत लागतों का बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, अब जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर मैं उसको कुछ रिवाइज कर दूंगा। पहली चीज मैं आपको बताऊं कि बाजार की विफलता का मतलब ये नहीं है कि बाजार ने काम करना बंद कर दिया है। बाजार विफलता का स्थिति ऐसी होती है, इसमें एक बाजार कुशलता पूर्वक उत्पादन नहीं कर पाता और उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं वितरित नहीं कर पाता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। यदि अगर सरकार ने स्कीम लगाई है कि वो बैंकों के जो 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 खाते हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर वो बैंकों के खाते ज्यादा लोग नहीं खुलवा रहे हैं, तो भी वो बाजार फेलियर है। यदि निजी क्षेत्र कहता है कि वो दवाओं का वितरण अपने हिसाब से अच्छे से करेगा, लेकिन कुछ गरीब दवाओं के अभाव में मर जाते हैं, तो भी बाजार वितरण है। हाँ, मान लीजिए कि सरकार ने डिसीजन लिया कि हम एक हाईवे बनाएंगे, लेकिन वो हाईवे बनने का समय 4 साल था, 10-12 साल लग गए, समय पे पूरा नहीं हुआ, वो भी बाजार का फेलियर है, वो सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है, रक्षा क्षेत्र में मान लीजिए कि ओवर इंफॉर्मेशन चली गई लोगों की मीडिया चैनल्स के द्वारा, तो भी बाजार फेलियर है।
असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन आ गई, इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे झूठ बोला और आपको सामान बेच दिया, और बाद में कोई बड़ी बीमारी निकली और लिखा कि ये तो हम देते नहीं है, ये तो ऐसा है, वो भी बाजार फेलियर है। उपभोक्ताओं ने झूठ बोला कि नहीं, हम ना मसाला खाते हैं, ना हम सिगरेट पीते हैं, ना हम अल्कोहल करते हैं, बेच दिया, तो भी बाजार फेलियर है। कार बाजार में तो भी बाजार फेलियर है। रियल एस्टेट मार्केट में बिल्डर ने झूठ बोला कि हमारी बिल्डिंग्स अप्रूव्ड हैं, वो हम हमारा जो एरिया है वो पोल्यूशन फ्री एरिया में है, वहाँ हाईली पोल्यूटेड हुआ, लोग कैंसर से भी वो हो गए, सरकार ने ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उसको सिग्नल नहीं दिया, वो भी बाजार फेलियर है। टूरिज्म सेक्टर में आए, नदी के किनारे मेला लगाया, बहुत ज्यादा मेला लगा, लोगों ने कचरा उठा के डिस्पोजल नहीं किया, मतलब डिजास्टर जो आपका वेस्ट है वो भी एक बाजार है ना, कूड़ा प्रबंधन, लोगों ने नदी में उठा उठा के डाल दिया, नदी पट गई कचरे से, मछलियां मरने लगी, प्रदूषित पानी पिया लोगों ने, वो मरे, वो भी बाजार फेलियर है सार्वजनिक वस्तु में। तो ये ध्यान रखना, बाजार फेलियर मीन्स द फेलियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑप्टिमम। 4 कारण मैंने क्या बताए छोटे छोटे। एकाधिकार, जहां एकल विक्रेता हो, एकाधिकारी बाजार के नियमों का पालन नहीं करता, उसने कहा चलो अब तो मैं आ गया, अब सब कुछ मेरे हाथ में, पैसा लोगों से लो, लोगों को जो चाहे जैसे चीजें देनी है दो, मैं अकेला, मेरे पास ताकत ज्यादा, मेरे बगल में कोई कंपटीशन तो है नहीं, तो वहां भी बाजार फेलियर होगा। उसके लिए क्या, सरकार को वहां पे मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिस लगाने पड़ेंगे, रेगुलेशन करना पड़ेगा, चीजें लेनी पड़ेंगी। मान ली अभी जैसे निजी क्षेत्र के हाथ में अगर दे दिया जाए कि आप अस्त्र शस्त्र बनाइए, अस्त्र शस्त्र मतलब भारत में तो लाइसेंस से मिलता है ना, अमेरिका में तो प्राइवेट सेक्टर में है, तो क्या होगा, जगह जगह लोगों के हाथों में बंदूकें, लोगों की जाने जाएंगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, वही बाजार फेलियर है। जैसे हमारे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स कई जगह फेल हो गए, क्यों फेल हो गए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वहां पर क्या है, लोग बिजली की चोरी, मीटर की चोरी कर रहे हैं, और गए बिजली विभाग में, सर इतना पैसा ले लो, मेरा काम कर दो, लीजिए सर 50,000 रिश्वत लीजिए, 2 लाख का बिल है, आपका काम खत्म। सरकार को तो 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ, वही बाजार फेलियर है। बैंक के सेक्टर में गए कि हाँ सर ऐसा है सर, हमारा लोन पास कर दीजिए, ये चीजें हैं, वहां पे पैसा लिया, लोन लिया, लोन इतने ज्यादा आ गए और लोन दिया ही नहीं लोगों ने वापस, एनपीए, तो वो भी तो फाइनेंशियल सेक्टर फेल हो गया ना, फाइनेंशियल रेगुलेशन मार्केट, वही बाजार फेलियर है। ठीक। दूसरी बात, किसी भी आर्थिक गतिविधि पर बाजार फेलियर सकारात्मक और नकारात्मक बाधाओं के कारण होता है। ठीक। अगर सकारात्मक बाध्यता है, मान लीजिए कि सारा परिवार इग्नू का लाइव जैसे लेक्चर आप देख रहे हैं, टेलीविजन पे स्वास्थ्य लाभ के बारे में देख रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का ये कार्यक्रम है, लोग तंबाकू ना खाएं, इधर उधर ना थूकें, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, तो सकारात्मक चीज रहेगी, तो बाजार फेलियर बच जाएगा सरकार। लेकिन अगर यही चीजें इंफॉर्मेशन लोगों में ना जाए हो जाएगा। तो सरकारें इंफॉर्मेशन को देकर भी बाजार फेलियर को बचा सकती हैं, लेकिन ओवर इंफॉर्मेशन नहीं, जैसे उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में कंट्रोल करना पड़ता है। कोविड के दौरान इतनी ओवर इंफॉर्मेशन हो गई कोविड के दौरान की मास्क लोगों को मजबूर करना पड़ा सरकार को कि आप पहने, क्योंकि लोगों के पास क्या, व्हाट्सअप आज के समय में तुरंत इंफॉर्मेशन गई। तो ओवर इंफॉर्मेशन एंड इनफॉरमेट इंफॉर्मेशन बोथ कैन कॉज द मार्केट फेलियर। भी करे सरकार अपना अधिकार क्षेत्र लगाए, तो हम बाजार फेलियर से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोविड के दौरान सरकारें बहुत सारे जुर्माना नहीं लगाती तो कई लोग मास्क नहीं पहनते। अगर किसी हॉस्पिटल में नियम ना बनाया जाए कि यहाँ पर ही मेडिसिन फ्री में मिलती है, जैसे टीबी में आप लीजिए नहीं तो आपको टीबी रिपीटेट हो जाएगा, तो लोग ना करें। नियम कानून कर, जैसे अल्कोहल्स के प्रति कर लगाए, बैन लगाए, चीजें करे, या हस्तक्षेप करे कि हम राशन की दुकान से अनाज बांटेंगे, तो सार्वजनिक वस्तुओं का वितरण हो सकता है। या प्राइवेट पार्टनरशिप करे, जैसे मैंने कहा ना, पुल प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, तो क्या होगा, बाजार फेलियर को रोका जा सकता है। तो बाजार फेलियर चाहे निजी वस्तु का हो चाहे सार्वजनिक वस्तु का, यदि वो होता है तो जन कल्याण के विपरीत होता है। इसलिए अगर बाजार सही से चीजों को वितरित करेगा, आवंटन सही तरीके से होगा, लोगों को अधिक सामाजिक सीमांत लाभ मिलेगा, तो क्या होगा, हम एक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की तरफ जाएंगे। पेरेटो ऑप्टिमलिटी के बारे में हम अगले इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे हम बिना किसी को छेड़े हुए, बिना किसी को से लिए हुए, किसी दूसरे को देकर एक होमोनाइजेशन बना सकते हैं। ये संभव तो नहीं है, किसी को तो देना ही पड़ेगा, पर कम से कम हम उस बाजार असफलता से बच सकते हैं, जो बाजार असफलता कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विरुद्ध में हो, जो बाजार अर्थव्यवस्था प्रदूषण,
जो बाजारकारी अर्थव्यवस्था असंतुलन, जो बाजारकारी अर्थव्यवस्था संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट लाए, ये सब भी बाजार असफलता के कारण है। मोनोपोली आप देख लीजिए कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां वो तो कब्जा करे रही हैं, छोटी-छोटी जो गांव के उद्योग हैं वो खत्म हो रहे हैं ना, ये भी बाजार फेलियर है। तो यहाँ पे समझना है कि मार्केट फेलियर को सरकारों को भी अपने नियमों से, अपने हस्तक्षेप से, अपने रेगुलेशन से रोकना पड़ेगा। जैसे टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जब भारत में टेलीफोन कंपनीज आई तो उन्होंने उसको कंट्रोल किया।